आज हम किसी भी देश की सॉफ्ट पावर के बारे में बात करेंगे और इस सॉफ्ट पावर को समझने के लिए आपको सबसे पहले दो तस्वीरें देखनी चाहिए। एक तस्वीर कठिन परिश्रम करके देश के 135 करोड़ लोगों के लिए अन्न उगाने वाले किसानों की है और दूसरी तस्वीर दक्षिण कोरिया के एक के पॉप बैंड बीटीएस की है। बीटीएस बहुत मशहूर बैंड है और भारत में भी खास तौर पर जो युवा हैं वो इस कोरियन पॉप बैंड बीटीएस के बारे में जरूर जानते होंगे। किसान भारत की सॉफ्ट पावर है और के पॉप दक्षिण कोरिया की सॉफ्ट पावर है। नए कृषि कानूनों में बदलाव के लिए किसान सड़क पर हैं, जबकि दक्षिण कोरिया ने अपनी सॉफ्ट पावर यानी कोरियन पॉप को बचाने के लिए 72 वर्ष पुराने एक कानून में बदलाव कर दिया है। दक्षिण कोरिया के संविधान के मुताबिक वहां के 19 से 28 वर्ष के पुरुषों के लिए 18 महीने तक देश की सेना में अपनी सेवाएं देना अनिवार्य है, कोई भी व्यक्ति। लेकिन दक्षिण कोरिया के सबसे मशहूर के पॉप बैंड बीटीएस के एक सदस्य की उम्र इसी महीने 28 वर्ष होने वाली है। बीटीएस को इसका नुकसान न उठाना पड़े, इसलिए दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने 72 साल पुराने कानून में बदलाव कर दिया है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने देश के पॉप स्टार्स को यह रियायत दी है कि वो अनिवार्य मिलिट्री सर्विस को 30 वर्ष की उम्र तक स्थगित कर सकते हैं, यानी 2 साल का समय और दे दिया है। पहले 28 साल की जो मियाद थी वो थी, अब उसे 30 साल कर दिया है। यानी दक्षिण कोरिया अपनी सॉफ्ट पावर का सम्मान करना जानता है, जबकि दूसरी तरफ भारत के 86% किसान आज भी गरीबी की हालत में जी रहे हैं और उन्हें चाहकर भी न्याय मिल नहीं पाता। लेकिन इन दोनों खबरों से एक और निष्कर्ष भी निकलता है और वो ये कि देश कोई भी हो, कानून सबसे ऊपर होता है और कानून को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। दक्षिण कोरिया के पॉप स्टार्स को 2 साल की रियायत दी गई है, सिर्फ 2 साल की, लेकिन यहां पर कानून को समाप्त नहीं किया गया, उन्हें कानून से ऊपर नहीं किया गया। 30 वर्ष की उम्र के बाद इन के पॉप स्टार्स को भी बाकी लोगों की तरह सेना में अपनी सेवाएं देनी ही पड़ेंगी। ये बात किसानों समेत हमारे देश के सभी लोगों को समझनी चाहिए और सरकारों को भी समझनी चाहिए कि कानून का मतलब होता है कानून। कानून कानून रहता है और कानून सबके ऊपर होता है और देश का हर नागरिक किसी ना किसी रूप में कानूनों से बंधा होता है। हालांकि हम लोकतंत्र हैं, किसी भी बात का विरोध करना, किसी कानून का विरोध करना किसी भी नागरिक का पूरा अधिकार है। दक्षिण कोरिया ने बीटीएस के लिए 72 साल पुराने कानून में बदलाव कैसे और क्यों किया, यह हम आगे चलकर आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे जो भी दर्शक के पॉप के फैंस हैं यानी कोरियन पॉप के फैंस हैं, उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि हम उन्हें बीटीएस पर आज एक दिलचस्प विश्लेषण दिखाने वाले हैं, क्योंकि इस विश्लेषण से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं भारत के संदर्भ में भी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि किसान आंदोलन को लेकर आज का और इस समय का ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि पूरे भारत की नजर अब इसी किसान आंदोलन पर टिकी हुई है। आज देश की राजधानी दिल्ली में किसानों के आंदोलन का ये 7वां दिन था। कल सरकार के साथ किसानों की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था और अब किसानों ने ये मांग की है कि नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। किसानों ने यह धमकी भी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो दिल्ली और आसपास के शहरों की कई सड़कों को ब्लॉक कर देंगे, दिल्ली के बॉर्डर को सील कर देंगे। दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर इस आंदोलन की वजह से आज भी बंद हैं और आज दोपहर को किसानों ने दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले कई दूसरे रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया। हालांकि अब ज्यादातर रास्ते फिर से खोल दिए गए हैं, लेकिन अब भी इनमें से कई रास्तों पर भारी ट्रैफिक जैम लगा हुआ है इस आंदोलन की वजह से। अगर आप भी इन रास्तों से अक्सर गुजरते हैं या गुजरने वाले हैं तो अगले कुछ दिनों तक आप ट्रैफिक का अपडेट लेने के बाद ही अपने घर से या दफ्तर से बाहर निकलें। किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली और आसपास के शहरों में कहां पर ट्रैफिक बाधित हो रहा है या पूरी तरह से बंद है, उसे आप नक्शे की मदद से यहां पर समझ सकते हैं। यह दिल्ली का नक्शा आपके स्क्रीन पर है और इसके जो अलग अलग बॉर्डर हैं उन बॉर्डर्स पर क्या स्थिति है ये आपको यहां दिखाई दे रहा है। कौन कौन से बॉर्डर खुले हुए हैं और कौन से इस समय बंद हैं।
किसानों और सरकार के बीच कल दूसरे राउंड की बातचीत होने वाली है। उससे पहले आज गृह मंत्री अमित शाह ने रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से एक बातचीत की और सूत्रों के मुताबिक अमित शाह कल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिल सकते हैं। देश के कृषि मंत्री ने आज यह कहा है कि सरकार इस पर गौर कर रही है कि इस मामले को बातचीत के जरिए किस हद तक सुलझाया जा सकता है। दूसरी तरफ किसानों ने भी कहा है कि अगर सरकार ने उनकी बातें, उनकी मांगें नहीं मानी तो दिल्ली की तमाम सड़कों को आंदोलनकारी बंद कर देंगे। पहले आप सरकार और किसानों की ये बातें सुन लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि इस मामले का हल कैसे निकल सकता है। हमारी डिमांड है कि केंद्र गवर्नमेंट स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इन 3 कानूनों को रिपील करे, रद्द करे। पूरे देश में किसान रैली निकालेंगे, धरना देंगे, पूरा मीटिंग करेंगे और पुतला दहन करेंगे मोदी गवर्नमेंट का और कॉर्पोरेट हाउसेज का। एंड फाइनली 7 तारीख को आपको पता होगा कि देश के जवानों ने, देश के जो आर्टिस्ट हैं, प्लेयर्स ने जो भी रिवार्ड मिले हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कॉल दिया है कि हम पूरे वो रिवार्ड जो है गवर्नमेंट को वापस करेंगे। हम उनका जो ये सॉलिडरिटी जो जाहिर किया है उन्होंने, उनके साथ उनका धन्यवाद करते हैं। कि अगर सरकार ने हमारी जल्दी बात न मानी, क्योंकि तीनों अध्यादेश से कम और एमएसपी का कानून, गारंटी कानून बनाने से कम, ये कोई इससे कम पे कोई फैसला नहीं होगा। ये आज की भी मीटिंग में तय हुआ है। अगर सरकार ने इन बातों को जल्दी ना माना तो हो सकता है कल कोई हमें और कदम उठाना पड़े और सरकार को और हमारे ऊपर अत्याचार करने पड़े। उन सब को भी हम सहेंगे जिससे सरकार को और सरकार के लिए खतरा बढ़ सकता है। तो इसी चेतावनी के साथ के सरकार को जो है एक बड़ा आंदोलन जो झेल रही है, जल्दी इसको समझे ताकि देश का सैनिक, देश की पुलिस, देश के सिपाही विदेशों में इनकी बदनामी ना हो और एक बगावत जैसी पोजीशन ना खड़ी हो जाए। चर्चा का दौर पूरा हुआ था और उस समय यह बात हुई थी यूनियन के नेताओं के समक्ष कि वो बिंदु निकाल कर देंगे किन किन विषयों पर वो चर्चा करना चाहते हैं और एक्ट पर क्लॉज वाइज चर्चा करेंगे। तो अभी शायद उनकी अब बैठक वगैरह हुई होगी, तो रात तक उनकी जैसी भी सूचना आएगी, कल दोपहर 12 बजे हम लोग फिर से किसान यूनियन के साथ चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि बिंदुवार चर्चा होगी तो रास्ता निकालने में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। दिल्ली के लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि वो संयम का परिचय दें और उनकी तकलीफ़ है ये, इसका एहसास सरकार को भी है। मैं सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में हैं और लंबे समय के इंतज़ार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं। इनमें किसानों का हित है, लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को अख्तियार नहीं करना चाहिए। आंदोलन से जनता को भी तकलीफ है। तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि जब हमने बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, जब हम किसानों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं लगातार, तो फिर अब इस आंदोलन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन से आम लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। और आपने देखा होगा दिल्ली में अब सब्जियों की, फलों की और दूसरे खाने पीने के सामानों की भी थोड़ी दिक्कत होने लगी है, क्योंकि बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं। आपने यहां पर एक बात और खास तौर पर नोट की होगी, जब से आपने कई दिनों से ये तस्वीरें और वीडियोस देखे होंगे इस आंदोलन के, कि देश के कई छोटे मोटे नेता ऐसे हैं जो किसानों के इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बिल्कुल समझिए तैयार ही बैठे हुए थे। जैसे ही इन नेताओं को पता चला कि आंदोलन अब बड़ा रूप ले रहा है, ये सारे के सारे नेता आंदोलनकारियों के साथ वहां जाके बैठ गए, चाहे इनका उन किसानों से कोई लेना देना है या नहीं। इसके लिए सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है वो ये कि बहुत सारे नेताओं ने इसे राजनीति की एक दुकान समझ लिया और उन्हें लगा कि इस आंदोलन के जरिए वो अपनी राजनीति की दुकान भी चला सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है फोटो खिंचवाने का। अगर वहां किसान नेताओं के आजू बाजू में बैठ जाएंगे तो अखबारों में तस्वीर छपेगी, न्यूज़ चैनल्स में भी इनकी तस्वीरें आ जाएंगी और हो सकता है भूले भटके न्यूज़ चैनल्स के जो रिपोर्टर हैं वो
इनके एक दो बयान भी चला दें। इसलिए कई नेता यहां ऐसे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप जब लगातार ये कवरेज देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे नेताओं की बात कर रहे हैं। लेकिन ये वो नेता हैं जो सिर्फ अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए वहां पहुंच गए हैं और इनका मकसद सिर्फ फोटो खिंचवाने का है और ये वहां कुछ नहीं करना चाहते। भारत ही नहीं, अब उन देशों में भी किसानों के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं जहां भारतीय मूल के लोगों की संख्या ज्यादा है। उदाहरण के लिए कनाडा के कई शहरों में ऐसी ही रैलियां निकाली गईं और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी 5 दिसंबर को एक ऐसी ही रैली का आयोजन होगा। लेकिन इन सब के बावजूद ये मामला आसानी से सुलझता हुआ दिख नहीं रहा। और आप तो जानते हैं, हमारे जो बहुत सारे NRIs हैं उन्हें कई बार मुद्दे की पूरी जानकारी भी नहीं होती और वो मुद्दे की कम जानकारी होने के बावजूद अपना फैसला ले लेते हैं और फिर वहां प्रदर्शन करने लगते हैं। हाल ही में तो ये आप देख सकते हो, हमारे देश के जो NRIs हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खास तौर पर पंजाब से आते हैं। ये भी अपने किसान भाइयों के समर्थन में जहां जहां जिस जिस देश में हैं वहां पर समर्थन दे रहे हैं। सरकार ने कल किसानों को यह सुझाव दिया था कि सरकार इस विवाद को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाएगी, एक्सपर्ट कमेटी, जिसमें अधिकतम 5 प्रतिनिधि किसानों की तरफ से होने चाहिए। इसके अलावा इसमें सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे और इसमें कुछ कृषि विशेषज्ञों को भी रखा जाएगा। लेकिन किसान इस कमेटी की मांग को खारिज कर चुके हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कल करीब 32 अलग अलग किसान संगठनों के नेता सरकार से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। ये उसी बातचीत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बातचीत के लिए सरकार ने विज्ञान भवन में इन्हें बुलाया था और लगभग 32 से 35 संगठनों के लोग वहां पर गए थे। लेकिन सरकार का यह कहना है कि किसान अपने अधिकतम 4 से 5 प्रतिनिधियों को ही भेजें। सरकार इतने सारे नेताओं से और इतने सारे प्रतिनिधियों से बात नहीं कर पाएगी और किसान संगठन इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब आगे की जो राह है वो इसलिए मुश्किल हो जाएगी किसानों के लिए क्योंकि किसान के जो नेता हैं वो 5 लोगों के नाम पर राजी ही नहीं हो पाएंगे। अभी आपने देखा होगा, अभी 32 से 35 संगठन इसमें शामिल हैं। हर संगठन ये चाहता है कि उसका नेता सरकार के साथ बातचीत में जरूर शामिल हो, लेकिन सरकार कह रही है कि आप 4 से 5 नेताओं को चुन लीजिए। अब किसान आंदोलनकारियों के लिए और संगठनों के लिए यह बात बहुत मुश्किल होगी कि वो 4 से 5 नेताओं को चुन लें। वो इन 4-5 नामों पर सहमति पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो 35 लोग कल सरकार से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, उन 35 लोगों का भी आंदोलनकारी किसानों पर कितना प्रभाव है और आंदोलन करने वाले किसान उन 35 नेताओं की भी किस हद तक बात मानते हैं, यह भी बात सवालों के घेरे में है। तो फिर इन सारे किसानों का असली नेता कौन है? इनका असली प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? और क्या सारे देश के किसान इनके साथ हैं या फिर कुछ 2-4 राज्यों के किसान ही यहां पर शामिल हैं? यह भी एक बड़ी बात है। असली किसान कौन होगा और किसकी बात मानी जाएगी? अब बड़ा मुद्दा यह आ जाएगा। किसान नेताओं का दावा है कि इस आंदोलन में देश के अलग अलग राज्यों के किसान शामिल हो चुके हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी संख्या पंजाब के किसानों की है। हालांकि यह भी सच है कि कुछ किसान हरियाणा से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों से भी अब किसान आ रहे हैं। लेकिन अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा संख्या में पंजाब के सिख किसान ही यहां पर आपको नजर आएंगे। लेकिन फिर भी इस आंदोलन के जरिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने लिए वोटों की फसल बोने में लगी हुई हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मौजूदा सरकार के दौरान किसानों की आय आधी हो गई है। शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि सरकार आंदोलन कर रहे किसानों को थका देना चाहती है, इसलिए उनकी बातें नहीं सुन रही। जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार उन्हें किसानों के लिए स्टेडियम खोलने की इजाजत नहीं दे रही, जबकि वो चाहती है कि किसान स्टेडियम में आकर प्रदर्शन करें। कुल मिलाकर ऐसा लगता है किसान इस राजनीति का एक मोहरा बनते जा रहे हैं और किसानों का आंदोलन अब आम लोगों के लिए भी
परेशानी की वजह बनने लगा है। और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, ये किसानों का आंदोलन है, इसे किसानों के हाथ में ही रहना होगा। ये आंदोलन कहीं किसानों के हाथ से फिसल कर इसका नेतृत्व किसी और के पास ना चला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन को रिमोट कंट्रोल से दूसरी शक्तियां कंट्रोल करने लगे। स्थिति यह है कि सरकार और किसानों के बीच अच्छे तरीके से संवाद की स्थिति पैदा नहीं हो रही और दूसरी तरफ दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की बहुत कमी साफ दिखाई देती है। लेकिन इस लड़ाई का खामियाजा आम आदमी भी भुगत रहा है। इस आंदोलन की वजह से आज दिल्ली और आसपास के शहरों में यातायात काफी बाधित रहा और आने वाले दिनों में भी ऐसी स्थिति दोबारा बन सकती है। इस आंदोलन की वजह से आज देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें कैसे बंधक बन गईं, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर हम आपको किसानों की असली सॉफ्ट पावर के बारे में बताएंगे, क्योंकि यही किसान भारत की असली सॉफ्ट पावर हैं। जनता परेशान क्यों हो रहा है? मेरे ड्यूटी अगर चला जाएगा 500-600 रुपए का नुकसान हो जाएगा, कौन भरेगा? अंदर के रास्ते पूरे जाम कर रखे हैं, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऑफिस जाने में। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से जाएं। किसान आंदोलन चल रहा है। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का प्रदर्शन अब दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगा। दिल्ली को हरियाणा यूपी से जोड़ने वाली सड़कों पर जगह जगह इस आंदोलन का असर दिखा। कई जगहों पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा। इसके चलते कामकाज के लिए निकले लोगों को दिक्कत हुई। यहाँ कल रात भी हमें परेशानी हुई थी और आज भी परेशानी हुई है। सारे रोड जहाँ पूछते हुए जाएंगे, रास्ता हमें पता नहीं, हमें तो ये वाला रास्ता पता। रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं बिकॉज यहाँ से एक अशोकनगर से एक रास्ता जाता है, वो भी पूरा ब्लॉक कर रखा है। एक हाईवे ऐसा रूट था जिससे हम जल्दी ऑफिस पहुँच सकते थे। अब वापस घर ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें भी पूरा दिन पेट्रोल खर्च करूंगा, अगर कट गया पैसा तो वो भी नहीं हो जाएगा। काम मतलब जाना काम में था आपको, डिलीवरी कहाँ करनी थी? सर अभी तो नोएडा करना था, ये कर दिया। अब दिल्ली में सफदरजंग में जाना है 1 लाख। ये नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाला डीएनडी फ्लाईओवर है। यहाँ पर सुबह से लंबा जाम था। इस ट्रैफिक जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। जाम में फंसे हुए लोगों ने ही एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया, जिसके बाद ये एम्बुलेंस आगे बढ़ सकी। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर तो किसान बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। किसानों ने बैरिकेडिंग को हटाने का भी प्रयास किया। यहाँ प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक हमारी यूनियन कहेगी, हम यहीं पर डटे रहेंगे। जब तक किसानों का आंदोलन रहेगा, हमारे टिकैत जी जब तक ये कहेंगे कि जो काम करना है वो हम लोग करेंगे। और बॉर्डर सील है, हमारे किसान कार्यकर्ता सब पीछे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पूरा यहीं पहुंच रहा है। मुश्किलें तो बढ़ेंगी जी, जब किसान आके यहाँ बढ़ जाएगा। हम नहीं बढ़ा रहे, कुल इतनी संख्या हो जाएगी कि हम रहने के लिए, हमारे किसानों के लिए जगह नहीं। कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये तो जब तक हमारा समाधान नहीं होगा तब चलेगा। किसान आंदोलन का असर दिल्ली की मंडियों पर भी पड़ रहा है। राजधानी की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी की सप्लाई और डिमांड पर आंदोलन का सबसे अधिक असर पड़ा है। प्रोटेस्ट के कारण ये फर्क पड़ा है कि यहाँ से जो कस्टमर हैं वो माल परचेज करने में डर रहे हैं कि रास्ते में लूटपाट ना हो जाए, उनकी गाड़ियाँ इधर उधर तोड़ फोड़ ना हो जाए। इस चक्कर में कस्टमर इधर कम आ रहा है। और रही बात इसकी कि रेट वगैरह में हमारा सेल का जो जितना भी है वो कम होता जा रहा है। और जो पीछे से महाराष्ट्र से जो हमारे अनार आ रहे हैं वो बहुत तेज़ है रेट। तो वो चीज़ यहाँ पे सेल ना होने की वजह से उनको महाराष्ट्र के किसानों को भी रेट नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी लॉस में जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है किसानों के ऊपर और मंडी के आड़तियों के ऊपर। किसानों के ऊपर ऐसे पड़ रहा है कि वो लोगों को मार्केट का रेट नहीं मिल पा रहा। उसकी वजह यही है कि नीचे से यहाँ से कस्टमर ही कम आ रहा है। यहाँ पे मार्केट के अंदर हमारे को बहुत नुकसान है। इसके अंदर हमारी पेमेंट्स पे भी फर्क पड़ रहा है। हमारी कलेक्शंस नहीं आ रही, पेमेंट्स नहीं आ रही कहीं से भी। कस्टमर डर के मारे आ नहीं रहा। नुकसान जैसे कि आपको चाहिए 50 पेटी तो 10 पेटी मिल रही है, तो 40 पेटी का नुकसान है। हमारी दिहाड़ी बनती है कि 800 से 900, अब 300-400 बन रही है, तो नुकसान ही नुकसान है। किसान संगठनों और सरकार के बीच कल महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक पर एनसीआर के लोगों की सबसे अधिक नजर रहेगी।
यदि किसान आंदोलन लंबा चलता है तो यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसानों का जो आंदोलन आज दिल्ली में हो रहा है वो किसानों का कोई पहला आंदोलन नहीं है। आज से 32 वर्ष पहले यानी वर्ष 1988 में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में 5 लाख किसान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। महेंद्र सिंह टिकैत उस समय किसानों के बहुत बड़े नेता थे और उनकी एक आवाज पर लाखों किसान सड़कों पर उतर आते थे। उस समय किसान अपनी 35 मांगों के साथ दिल्ली पहुंचे थे, ठीक ऐसे ही जैसे इस बार पहुंचे हैं। और इन 35 मांगों में सिंचाई की दरें घटाने से लेकर फसल के सही दाम को लेकर मांगें रखी गई थी। इस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 किसानों की मौत हो गई थी। किसानों की मांग पर इस तरह की कार्रवाई से पुलिस की उस जमाने में काफी आलोचना हुई थी और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार भारी दबाव में आ गई थी और आखिरकार सरकार को किसानों की सारी मांगें माननी पड़ी थी। आज हम आपको कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, अगर आप बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहें तो आपको समझ में आएगा। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और यहां आपको चंद्रशेखर भी नजर आए होंगे, पूर्व प्रधानमंत्री। लेकिन खास बात यह है कि 1988 में भी जब 5 लाख किसान आए थे, वो यही मांग कर रहे थे कि उनकी फसलों का उचित मुआवजा, उचित दाम उन्हें दिया जाए। 1988 में भी किसान यही मांग रहा था और आज 2020 में भी किसान यही मांग रहा है कि उसके फसल का उचित दाम उसे दिया जाए, चाहे वो एमएसपी के रूप में दिया जाए या किसी और रूप में दिया जाए। तो सोच लीजिए, 1988 में भी हालत यही थी, 2020 में भी हालत यही है। भारत में किसानों की प्रति माह औसत आमदनी सिर्फ 6,400 रुपए है और इनमें मुख्य रूप से वो किसान शामिल हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। जी न्यूज पर हम इन्हीं किसानों के हमेशा साथ देते हैं, इनका समर्थन करते हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, जो लगभग 6,500 रुपया महीना कमा पाते हैं बड़ी मुश्किल से। हम इन किसानों के साथ हैं। नए कृषि कानून की मदद से सरकार इन किसानों की आय को दुगना करना चाहती है। अगर किसान खुद भी चाहें तो अपनी इस आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। फिलहाल प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में भारत की स्थिति ज्यादातर देशों के मुकाबले काफी खराब है। आज कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं जिससे आपको यह पता चलेगा कि दुनिया भर के किसानों की अगर प्रतियोगिता हो, कंपटीशन हो, तो भारत के किसान उसमें कहां ठहरते हैं। अमेरिका में अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 8,281 किलोग्राम है 1 हेक्टेयर में। ब्रिटेन में यह भारत के मुकाबले दुगना है। फ्रांस में प्रति हेक्टेयर अनाज का उत्पादन 6,080 किलोग्राम है, जबकि ब्राजील में 4,810 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अनाज उगाया जाता है। इसके विपरीत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हमारे देश में प्रति हेक्टेयर उत्पाद सिर्फ 3,000 किलोग्राम है। यानी भारत इन तमाम बड़े देशों के मुकाबले आज भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बहुत नीचे है। यानी हमारा किसान 1 हेक्टेयर में बाकी देशों के मुकाबले काफी कम फसल पैदा कर पाता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या ब्राजील के किसानों के साथ हमारे किसानों की तुलना कर भी कैसे सकते हैं। बात सही है, शायद नहीं करनी चाहिए, ये बेईमानी होगी, क्योंकि हमारे किसानों के पास ना तो उतने संसाधन हैं, ना उतनी टेक्नोलॉजी है और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हमारे देश का जो किसान है काफ़ी पीछे है इन किसानों के मुकाबले। लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारी नज़र, हमारे देश के किसानों की नज़र अमेरिका और ब्रिटेन के किसानों पर रहे और वो ये सोचें कि एक दिन उन्हें भी वहीं पहुंचना है जहां अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के किसान हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसान अपनी हालत सुधार नहीं सकते। इसके लिए किसानों को अपने खुद के प्रदर्शन में सुधार लाना होगा, कंपटीशन में आना होगा, प्रतियोगिता में आना होगा और किसानों को सहायता की बजाय प्रतियोगिता को अपनाना होगा। सहायता के आश्रित नहीं रहना होगा, प्रतियोगिता पर आधारित होना होगा। इसे आप दूध के उत्पादन के उदाहरण से समझिए। भारत में दूध की कोई एमएसपी नहीं है। किसान कह रहे हैं कि उनके एमएसपी उन्हें मिलनी चाहिए। दूध का उदाहरण लीजिए। दूध पर
कोई एमएसपी सरकार नहीं देती। दूध के दाम सिर्फ इस बात से तय होते हैं कि उसमें फैट की मात्रा कितनी है और उसकी डिमांड कितनी है। इसके बावजूद जो किसान दूध उत्पादन करते हैं वो काफी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। दूध उत्पादन के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। बाजार में दूध से बने प्रोडक्ट्स की भी बहुत मांग है, इसलिए बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी किसानों से दूध खरीदती हैं। वैसे ही जैसे नए कानून के बाद बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां किसानों से उनकी फसल खरीदेंगी, ये सब काम पहले से हो रहा है। ये कंपनियां दूध खरीदती हैं, दूध से बने उत्पाद खरीदती हैं किसानों से, और किसान पैसा भी कमाते हैं। इससे किसानों की काफी कमाई होती है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी डेयरी फार्मर्स लाखों में कमा रहे हैं, ये हमारा कहने का मकसद नहीं है। हो सकता है ना भी कमा रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो दूध की बिक्री से भी 1 से 10 लाख रुपए महीने तक कमा लेते हैं। इसी तरह हमारे देश के कई हिस्सों में पॉली हाउस फार्मिंग के जरिए भी किसान अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों से जुड़े ऐसे कई स्टार्टअप्स शुरू हो गए हैं जिनकी मार्केट वैल्यू अब करोड़ों में है, कई 100 करोड़ पहुंच चुकी है। एक और उदाहरण आपको देते हैं। आईआईटी के एक पूर्व छात्र ने एक स्टार्टअप शुरू किया। इस स्टार्टअप में उन्होंने जब काम शुरू किया तो हो सकता है थोड़े कम दाम से शुरू किया होगा। आज इस स्टार्टअप की मार्केट वैल्यू 150 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है, और यह कृषि का स्टार्टअप है। यह जो कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी, ये किसानों को और खरीदारों को आपस में जोड़ने का काम करती है, और इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता। तो सोचिए, जो कंपनियां ये काम कर रही हैं, किसानों को और बिचौलियों को बीच में से हटाकर किसानों को और खरीदारों को एक साथ ला रहे हैं, उस कंपनी की वैल्यूएशन 150 करोड़ हो गई, लेकिन किसानों को इसमें कुछ नहीं मिल रहा। इसी तरह एक और कंपनी है, ये कंपनी ऑनलाइन गाय और दूसरे मवेशी बेचने का काम करती है, और इस कंपनी की मार्केट वैल्यू भी आज 175 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगर किसान खुद को ऐसे ही अपग्रेड कर लेंगे तो ऐसी कंपनियां किसानों को बहुत फायदा पहुंचा सकती हैं। हमारे देश के किसानों की समस्या यह है कि नेताओं ने उनके नाम पर वोट बटोरे और बड़ी बड़ी कंपनियां उनके नाम पर सैकड़ों करोड़ों रुपए कमा रही हैं, लेकिन किसान की जेब में कुछ नहीं जा रहा। इसके अलावा किसान अपनी फसलों को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। इसका अर्थ है ऐसी अलग अलग फसलों को उगाना या उन चीजों की खेती करना जिनकी मांग स्थानीय बाजारों में ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए मधुमक्खी पालन या डेयरी उत्पादन। लेकिन देश के ज्यादातर छोटे किसान ऐसा अभी तक कर नहीं पाए, और सरकारों ने भी किसानों को ऐसा करने के लिए कभी दिल से प्रोत्साहित ही नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पंजाब जैसे राज्यों में ज्यादातर किसान सिर्फ धान और गेहूं की खेती पर ही निर्भर हो गए, लेकिन धीरे धीरे अब पंजाब में उगाए जाने वाले गेहूं की गुणवत्ता कम होने लगी है। पंजाब में पानी की भी भयंकर कमी होने लगी है, और किसानों के लिए खेती करना अब हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में किसान चाहें तो नए तौर तरीके अपनाकर अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी सरकारों को आगे तो आना ही पड़ेगा, और किसानों को सारी तकनीक सस्ते दामों पर उपलब्ध करानी होगी जो उन्हें आमदनी के नए और बेहतर तरीके दे सकती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमने आपसे क्यों कहा सबसे पहले कि किसान भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है? क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। पूरी दुनिया में भारत को अपने किसानों के लिए जाना जाता है। दूध, गेहूं, धान उत्पादन और निर्यात के मामले में भारत पूरी दुनिया में बहुत अच्छी स्थिति में है। पूरी दुनिया में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है, जबकि गेहूं के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। हमारे देश की राजनीति भी किसानों पर आधारित है। किसानों के मुद्दों पर चुनाव जीते जाते हैं और हारे भी जाते हैं। एक जमाने में भारत में किसानों पर लगातार फिल्में भी बनाई जाती थी, इतनी सॉफ्ट पावर थी किसानों की। हालांकि अब किसानों पर फिल्में बनना लगभग बंद हो गई हैं। तो किसान भारत की सॉफ्ट पावर है। चाहे फिल्मों की बात कर लीजिए, समाज की बात कर लीजिए, राजनीति की बात कर लीजिए। एक अगर ऐसा वर्ग है जो हर चीज को प्रभावित कर रहा है तो भारत की सबसे बड़ी ताकत उसे बनना ही चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.